हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम शुरू करने वाले हैं पेडागोजी की क्लास। और यहाँ पर मैं कराने वाली हूँ 1 to 5 और 6 to 8 दोनों लेवल की प्रिपरेशन। और यहाँ पर पेडागोजी में क्वेश्चंस कराए जाएंगे, लैंग्वेज की पेडागोजी के साथ भी और साथ में ईवीएस पेडागोजी भी। तो बने रहिएगा मेरे साथ क्लास में। और अच्छी क्लास के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, परीक्षण और त्रुटि शिक्षण का सिद्धांत किसने विकसित किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, कोल्ब, गार्डनर, विलियम हार्मन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉर्नडाइक। ऑप्शन ए को टिक कर लेते हैं। जानते हैं इसके बारे में। परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत E.L. थॉर्नडाइक ने विकसित किया था। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग बिल्ली पर किया। इनके द्वारा किए गए अधिगम सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। आते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, अपसारी चिंतन क्या परीक्षण करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। बुद्धि, ऑप्शन बी एक व्यक्ति की विशिष्टता, एक सही उत्तर, स्मृति। तो जान लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर बी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करते हैं। अपसारी चिंतन एक व्यक्ति की विशिष्टता का परीक्षण करता है। दूसरे शब्दों में अपसारी चिंतन सृजनात्मकता चिंतन या विचार को प्रदर्शित करता है जो व्यक्ति को भिन्न तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करता है। अपसारी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति किसी समस्या के लिए एक से अधिक हल निकाल सके, तो उसको कहते हैं अपसारी चिंतन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार परिचालन चरण की अनुमानित आयु क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। 2 से 7 वर्ष, 12 से 14, 0 से 12 या 7 से 12। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 से 12। जानते हैं इसके बारे में। इस अवस्था में बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेता है। मतलब वह चिंतन करने लगता है, तर्कना करने लगता है और इस अवस्था में आकर वह समस्या का समाधान निकाल लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ए अप्रैल 2009, जून 2009, अप्रैल 2010, जून 2010। इस अधिकार अधिनियम का जो निर्माण वर्ष है वो 2009 है, परंतु इसको लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 को। तो हम जाएंगे राइट आंसर के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जानते हैं इसके बारे में। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2010 में लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 5, निम्न में से किसे अनुमानी पद्धति भी कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। खोज पद्धति, परियोजना पद्धति, समस्या निवारण पद्धति या व्याख्यान पद्धति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वी गो विद सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समस्या निवारण पद्धति। समस्या निवारण पद्धति को अनुमानी पद्धति भी कहा जाता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में स्कूल शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। 2, 5, 4, 3। तो जो राइट आंसर होने वाला है हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, 4। तो जानते हैं इसके बारे में कितने चरण होते हैं। पहला चरण होता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, दूसरा होता है प्राथमिक शिक्षा, तीसरा होता है पूर्व माध्यमिक शिक्षा और जो चौथा चरण होता है वो होता है माध्यमिक शिक्षा। तो भारत में स्कूल शिक्षा को मोटे तौर पर 4 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आंसर सही है सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, शून्य पाठ्यक्रम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। पाठ्यक्रम जिसमें शून्य उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम जो छात्र नहीं सीखते, पाठ्यक्रम जो शून्य विधियों का उपयोग करता है, या ऑप्शन डी पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते।
वह पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते शून्य पाठ्यक्रम कहलाता है। विद्यालय में ही सारी जानकारी दे देना या सब कुछ सिखा देना संभव नहीं होता है, इसीलिए कुछ विषय क्षेत्र ऐसे रहते हैं उसको जानबूझकर पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो उसको ही हम शून्य पाठ्यक्रम कहते हैं। और ईज़र ने इसको जो नाम दिए हैं वो नाम है अंतर्निहित पाठ्यचर्या या शून्य पाठ्यचर्या। तो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्यक्रम के निर्धारक क्या है? ऑप्शन देखते हैं। उद्देश्य, पद्धति, मूल्यांकन, बुनियादी ज़रूरतें, सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक कारक, संरचना विकास, क्रियान्वयन, या ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत ध्यान और सामाजिक ज़रूरतें। तो हम जो जाएंगे यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। बी हो जाएगा करेक्ट। बुनियादी ज़रूरतें, सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक कारक। हमें देखना होता है जब कोई पाठ्यक्रम सरकार लागू करती है तो यह ज़रूर सुनिश्चित कर लेती है कि उसकी बुनियादी ज़रूरत क्या है, कितना पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ना है, किस हिसाब का, किस लेवल का पाठ्यक्रम रखना है, सामाजिक जो पहलू हैं उन पर विचार किए जाते हैं, सांस्कृतिक कारकों पर नज़र डाली जाती है। तो ये तीनों जो है इसके ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बुनियादी ज़रूरतें, सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक कारक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, गणित पहेली को हल करने के लिए बच्चे निम्न में से किन विधियों का उपयोग करते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। अनुकूलन विधि, शास्त्रीय विधि, सक्रिय अनुकूलन विधि, या परीक्षण और त्रुटि विधि। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट, परीक्षण और त्रुटि विधि। चलिए जानते हैं इसके बारे में। गणित पहेली को हल करने के लिए बच्चे परीक्षण, प्रयास एवं त्रुटि का उपयोग करते हैं, मतलब बार बार प्रयत्न करते हैं, गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं, फिर से पुनः प्रयास करते हैं। इसमें बालक को पहले की गई गलतियों को सुधारने और उन्हें दूर करने का अवसर भी मिलता है। अतः इस प्रकार पुनः प्राप्त अवसर एवं अनुभव से वे भविष्य में लाभ उठा पाते हैं। यह सिद्धांत जो है अभ्यास पर आधारित होने के कारण बालकों में परिश्रम और धैर्य जैसे महत्वपूर्ण गुणों का विकास भी करने में सहायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट, परीक्षण और त्रुटि विधि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, मौजूदा लिंग हिंसा और मुद्दों को समझने और इन्हें रणनीति और कार्यों में शामिल करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। लिंग संवेदनशीलता, लिंग समानता, लिंग तुल्यता, या लिंग समता। तो यहाँ पर हम जाने वाले हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ, लिंग संवेदनशीलता। हिंसा और मुद्दों को समझने और इन्हें रणनीतियों में शामिल करने की क्षमता को लिंग संवेदनशीलता कहते हैं। इसमें सामाजिक न्याय, विकास के अवसरों और समानता, सामाजिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा एवं सद्भावना से प्रेरित कार्य एवं व्यवहार को विकसित किया जा सकता है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक विशेष समाज और संस्कृति की उपज है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है देश, राष्ट्र, राज्य, या भाषा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भाषा। प्रत्येक विशेष समाज और संस्कृति की उपज जो होती है वो भाषा होती है। भाषा परंपरा से चली आ रही है। व्यक्ति उसका अर्जन परंपरा और समाज से करता है। एक व्यक्ति उसमें परिवर्तन आदि तो कर सकता है किंतु उसको उत्पन्न नहीं कर सकता है। अर्थात भाषा केवल मौखिक भाषा को कहना चाहिए, उसका लिखित रूप उसी की मौखिकता पर आधारित है और इसी के पीछे पीछे वह चलता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा भाषा का एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन देखते हैं। मौखिक, श्रवण, पठन, या लिखना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिखना। चित्रात्मक मतलब उसको कागज़ पर उतारना या कागज़ पर चित्रित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की साइड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अनुप्रयोग कौशल है? ऑप्शन देखते हैं। मौलिक अवधारणा और गणित की प्रक्रिया के बारे में स्पष्टता प्रदान करना, नियमितता, अभ्यास, संयम, आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत जैसी आदतों को विकसित करना, या सी दैनिक जीवन में अवधारणा और प्रक्रियाओं का उपयोग करना। ऑप्शन डी विद्यार्थियों में गणित के लिए रुचि पैदा करना और आत्मविश्वास को विकसित करना।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, गणित के अनुप्रयोग कौशल होते हैं दैनिक जीवन में अवधारणा और प्रक्रियाओं का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पिन ड्रॉप साइलेंस, चेंज ऑफ इट, ईच एंड एवरी जैसे वाक्यांश कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी, भारतीय अंग्रेजी, सी ऑस्ट्रेलियाई अंग्रेजी, स्वदेशी अंग्रेजी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय अंग्रेजी। भारतीय अंग्रेजी में इसी तरह के शब्द पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भाषा सीखने में किसे ग्रहणशील कौशल के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। बोलना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना और पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा करेक्ट, सुनना और पढ़ना। भाषा सीखने में सुनना और पढ़ना ग्रहणशील कौशल है, क्योंकि शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए भाषा उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। वे इसे प्राप्त करते हैं और समझते हैं। इन कौशलों को कभी कभी निष्क्रिय कौशल के रूप में भी जाना जाता है। ग्रहणशील कौशल सुनना और पढ़ना होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किसे भाषा समझने के उद्देश्य के रूप में माना जाता है? तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन। शब्दावली का प्रयोग करना, वाक्तव्य को समझाना, या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपने शब्दों में केंद्रीय विषय बताना, ऑप्शन डी प्रभावी ढंग से पढ़ाना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है भाषा समझने के उद्देश्य के रूप में किसको विकसित करते हैं या किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी वाक्तव्य को समझाना। वाक्तव्य को समझाना भाषा के उद्देश्य के रूप में ही माना जाता है। भाषा एक सामाजिक जीवन का आधार है। विचारों व हाव भाव को व्यक्त करने की इच्छा ही उसे एक दूसरे के संपर्क में लाती है। अगर हम अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त करेंगे तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? भाषा की आवश्यकता होती है। तो भाषा के उद्देश्य में क्या आ जाएगा? वाक्तव्य को समझाना। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भाषा अधिग्रहण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा चेतन अवस्था में सीखी जाती है, भाषा अचेतन अवस्था में सीखी जाती है, भाषा के नियमों को सीखना, भाषा की औपचारिक शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भाषा अचेतन रूप से सीखी जाती है। भाषा अर्जन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह अवचेतन रूप से ही होती है। भाषा जो होती है हम आसपास से अर्जन करते हैं, आसपास के वातावरण से, लोगों के माध्यम से सीखते हैं। भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना व समझना सीखते हैं और भाषा अर्जन में किताब व व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो नोआम चॉम्स्की हैं उनके अनुसार बच्चे में भाषा सीखने की या अधिग्रहण करने की क्षमता जन्मजात होती है, इसलिए बच्चे जन्म से ही भाषा सीखना शुरू कर देते हैं और उसके लिए वह स्वप्रेरित रहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 हम छात्रों में श्रवण कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। किताबों को जोर से पढ़ना, कहानियाँ सुनाना, सी श्रवण अभ्यास देना, फिल्में देखना और संवाद सुनाना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रवण अभ्यास देना। छात्रों में श्रवण कौशल को श्रवण अभ्यास द्वारा विकसित कर सकते हैं। मौखिक भाषा सुनकर उसके अर्थ एवं भाव को समझने की क्रिया में जो निपुणता होती है वो आती है श्रवण कौशल के द्वारा और इसी से श्रवण कौशल का भी विकास होता है। इसके लिए आवश्यक यह हो जाता है कि चीज़ों को, तथ्यों को बार बार सुना जाए, उसका बार बार अभ्यास किया जाए और श्रवण अभ्यास के द्वारा ही श्रवण कौशल विकसित होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 मातृभाषा के अलावा बच्चे दूसरी कोई भाषा कैसे सीखते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा, समकक्ष समूह प्रभाव, कक्षा में सीखना, घर पर सीखना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समकक्ष समूह प्रभाव। बच्चे जब समकक्ष समूह में बैठते हैं, संपर्क में आते हैं, तो वो आपस में अपने बातों को या विचारों को एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और इसी में क्या करते हैं बच्चे एक दूसरे को बहुत ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। तो जो उनकी भाषा है वह दूसरे बच्चे की भाषा अगर थोड़ी अलग है तो वह उसको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे
और वो कुछ नए शब्द सीखेंगे। इसी तरह से द्वितीय भाषा को बच्चा समकक्ष समूह प्रभाव में बैठकर आसानी से सीख सकता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखते हैं। एक पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा में हम क्या देखते हैं? ऑप्शन, बच्चों की अभिव्यक्ति नहीं सुनी जाती है, निष्क्रिय शिक्षा दी जा रही है। सी, बच्चे केवल शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोलते हैं। या डी, बच्चे पहल करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है बी ऑप्शन। एक पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा मतलब एक ऐसी कक्षा जिसमें केवल शिक्षक आता है, व्याख्यान विधि करता है और उसी के द्वारा बच्चों को ज्ञान बांटता है, कहानियाँ सुनाता है, ऐसी विधि शिक्षण में उपयोग करता है। जिसमें छात्र क्या करते हैं, केवल, जिसको हम लेक्चर मेथड भी बोलते हैं, छात्र क्या करते हैं, केवल बैठकर सुनते हैं, एक श्रोता के रूप में वो निष्क्रिय रूप से बैठे रहते हैं और कहानी की तरफ उसको सुनते रहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, निष्क्रिय शिक्षा दी जा रही है, इसमें छात्र एक्टिव नहीं होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। यदि आपकी कक्षा में क्षेत्रीय भाषा माध्यम का एक छात्र है तो आप उसे नई भाषा सिखाने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। साथियों को नई भाषा सिखाने में उनकी मदद करने के लिए कहेंगे। सॉरी, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। अनुवाद विधि का उपयोग करेंगे। या ऑप्शन सी, भाषा की किताबें उसे प्रदान करेंगे। ऑप्शन डी, उसे उसकी भाषा में बातचीत करने की अनुमति देंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। साथियों को नई भाषा सिखाने में उनकी मदद करने के लिए कहेंगे। बच्चे जो हैं दूसरी भाषा को अपने सहपाठियों की मदद से समकक्ष समूह में आसानी से सीख लेते हैं। देखते हैं कि बच्चे कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं, तो बच्चा उससे जल्दी सीख जाता है। इसीलिए उसको सहपाठियों से कहेंगे कि नई भाषा सिखाएं और उसकी मदद करें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। किसने कहा कि गणित मन में तर्क की आदत डालने का एक तरीका है? ऑप्शन देखते हैं। आर्यभट्ट, अरस्तु, कांत या लोके। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोके। लोके ने कहा कि गणित मन में तर्क डालने की आदत है। आते हैं नए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कक्षा में पर्यावरण विज्ञान को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को कौन सी सर्वोत्तम रणनीति के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। चिंतन युग्मन, आदान प्रदान तकनीक, उच्च स्तरीय चिंतन, गतिविधि आधारित शिक्षण, पूछताछ आधारित दृष्टिकोण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूछताछ आधारित दृष्टिकोण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 24। पर्यावरणीय शिक्षा को लागू करने में प्रमुख बाधाएं क्या हैं? अगर हम पर्यावरण शिक्षा को एक सब्जेक्ट के तौर पर लागू करते हैं तो उसके लिए क्या बाधाएं आ सकती हैं? ऑप्शन देखते हैं। योग्य प्रशिक्षित पर्यावरणीय, ऑप्शन देख लेते हैं। योग्य प्रशिक्षित पर्यावरणीय शिक्षकों की कमी है, कठोर विशेषज्ञता है, शिक्षकों की कमी है, या अंतर अनुशासित प्रकृति है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ए, बी और डी तीनों ऑप्शन जो हैं इसके सही हैं। जानते हैं इनके बारे में। पर्यावरणीय शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य तथा उसके पर्यावरण, सांस्कृतिक और भौतिक जैविक के पारस्परिक संबंधों तथा निर्भरता को समझने का प्रयास किया जाता है और उसको स्पष्ट करने के लिए कौशल, अभिवृत्ति और मूल्यों का विकास करते हैं। यह निर्णय लिया जाता है कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए, जिससे कि वातावरण की समस्याओं का समाधान किया जा सके और पर्यावरण में गुणवत्ता लाई जा सके। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे। योग्य प्रशिक्षित पर्यावरणीय शिक्षकों की कमी है, कठोर विशेषज्ञता है और अंतर अनुशासित प्रकृति है। ऑप्शन नंबर सी, डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 25। 25 में देखते हैं क्या है। सामाजिक प्राकृतिक पर्यावरण के महत्वपूर्ण पहलुओं की खोज करके सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में मानव कल्याण के बारे में जागरूकता का विकास करना और इसके विभिन्न पहलुओं को समझना छात्रों के कौन से शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं।
ए पर्यावरणीय अध्ययन, बी पर्यावरण शिक्षा, सी पर्यावरण प्रभाव अध्ययन या डी पर्यावरण इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं पर्यावरण के विषय में, पर्यावरण के विषय में जागरूकता का विकास करना और उसके विभिन्न पहलुओं को समझना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए करेक्ट, पर्यावरण अध्ययन। ये सब जो आता है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आता है, जिसमें हम पर्यावरण के घटकों के बारे में, अपने इर्द गिर्द चल रही घटनाओं के बारे में, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण है, पेड़ों का कटान है, ये सब बातें हम पढ़ते हैं। तो ये पढ़ते हैं हम पर्यावरण के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट। आते हैं राइट आंसर पर। तो जाएंगे ए के साथ पर्यावरण अध्ययन। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। और आपको कैसी लगी ये क्लास? पेडागोजी की और क्लासों के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कराने वाली हूँ 1 to 5 और 6 to 8 पेडागोजी और ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस अपर एंड प्राइमरी लेवल के लिए और लैंग्वेज के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अधिक क्लासों के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर दिस सपोर्ट।